गांव की शाम होने वाली थी और कुदरत का मंजर बदल रहा था। आसमान में काले घुने और सरमई बादल ऐसे छा गए थे जैसे दिन के उजाले में ही गहरी रात हो गई हो। हर तरफ ठंडी साई साई करती हवाएं चल रही थीं और बिजली की कड़क दिलों को दहला रही थी। माधु अपनी पुरानी चिड़चिड़ाती हुई लकड़ी की रीढ़ी को दोनों हाथों से जोर लगाकर धकेलता हुआ गांव के मेन चौराहे की तरफ जा रहा था। माधु बहुत गरीब था। उसकी कुल कायनात बस यही एक लकड़ी का देसी थैला था जिस पर वो चिकन कढ़ाई और गर्मा गर्म तंदूरी नान बेचकर अपने खानदान का पेट पालता था। उसके घर की हालत भी बहुत खस्ता थी। छत कच्ची मिट्टी की थी जो हर बरसात और तेज बारिश में जगह जगह से टपकने लगती थी। या अल्लाह, रहम करना मेरे हाल पर। आज बस ये तूफानी बारिश ना हो। अगर आज मेरी कढ़ाई और गोश्त का सामान ना बिका तो कल तक सब का सब खराब हो जाएगा और मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। घर में राशन का एक दाना भी ख़त्म हो चुका है। समत्रा घर पर उसी उम्मीद में बैठी होगी कि आज मैं चौराहे से कुछ पैसे कमा कर लाऊंगा तो घर का चूल्हा जलेगा और बच्चों को रोटी मिलेगी। मालिक, लाज रख लेना मेरी। जैसे ही माधु ने धकेलते हुए चौराहे के एक कोने पर अपना थैला लगाया, वैसे ही आसमान से मोटी मोटी गिरती हुई बूंदें जमीन पर पड़ने लगीं। देखते ही देखते मिनटों में बहुत तेज और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग अपनी अपनी दुकानों के लोहे के शटर धड़ाधड़ गिराकर अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। तब माधु ने जल्दी से एक पुरानी और फटी हुई प्लास्टिक की पन्नी निकाली और अपनी कढ़ाई और नान के चूल्हे को बचाने के लिए उसे ऊपर से ढक दिया। वो खुद तो सर से पांव तक पूरा भीग रहा था, पर उसे अपनी जान की चिंता नहीं थी। उसे फिक्र सिर्फ अपने कढ़ाई के सामान की थी। इसी वक्त गांव का एक आदमी बुरजू, जो माधु की रीढ़ी के पास से अपना छाता संभालते हुए गुजर रहा था, उसने माधु को देखा और रुक गया। अरे माधु, ये क्या पागलपन कर रहे हो तुम? ऐसी आफत और तूफान वाली बारिश में कौन सा इंसान घर से बाहर आएगा? कौन तुम्हारी ये चिकन कढ़ाई और तंदूरी नान खाने यहाँ बैठेगा? अकल के नाखून लो और घर जाओ भाई, वरना इस ठंडे पानी में भीगकर सख्त बीमार हो जाओगे। बिरजू भाई, आज दिन भर में 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। अगर खाली हाथ घर गया तो बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा? बुरजू ये सुनकर सर हिलाता हुआ चला गया। बारिश अब पहले से भी ज्यादा तेज और तूफानी हो गई थी। माधु एक घने दरख्त के नीचे अपनी रीढ़ी के साथ खड़ा होकर बस बेबसी से आसमान की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में लाचारी के आंसू थे और दिल में शदीद डर था। रात के ठीक 8 बज चुके थे। बारिश अब थोड़ी धीमी हुई थी, लेकिन चौराहे पर हर तरफ गहरा सिस्ट और सुट्टा था। माधु ने अब दिल में सोच लिया था कि आज का पूरा दिन उसके लिए बहुत खराब गया है और अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। घर लौट जाना ही बेहतर है। वो मायूसी से अपना सामान समेट ही रहा था कि अचानक दूर से एक बड़ी और चमकती हुई कार कीचड़ और पानी उछालती हुई आई और सीधी माधु के थैले के पास आकर ब्रेक लगी। उस शानदार कार से एक बड़े शहर के साहब बाहर उतरते हैं और माधु की तरफ बढ़ते हैं। ओ भाई सुनो, क्या अभी कुछ गर्मा गर्म खाने को मिल जाएगा? हम लोग शहर जा रहे थे, लेकिन हाईवे पर आगे का रास्ता बिल्कुल बंद है और हमें बहुत जोर की भूख लगी है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जी साहब, बिल्कुल मिलेगा। चिकन कढ़ाई तो बिल्कुल तैयार है, बस तंदूर में ताज़ी रोटी और नान लगाने की देर है। आप बस 5 मिनट चौराहे पर रुकें, मैं अभी गर्मा गर्म कढ़ाई तैयार करके देता हूँ। अरे भाई फिर तो जल्दी करो। इस कपकपाती हुई ठंड और बरसात में कुछ गर्मा गर्म और चटपटा मिल जाए तो सच में जान आ जाए। माधु के मुरझाए हुए और उदास चेहरे पर अचानक उम्मीद की नई रौनक आ गई। उसने फौरन चूल्हा जलाया, कढ़ाई में देसी मक्खन और खास मसाले डाले तो मक्खन और चिकन की लाजवाब खुशबू पूरे चौराहे के माहौल में फैल गई। उसने नान को अच्छे से सेकना शुरू किया और कढ़ाई को भूनने लगा। गर्मा गर्म धुआं निकलती चिकन कढ़ाई देखकर उन मुसाफिरों की भूख और ज्यादा चमक उठी, जिसके बाद माधु मिट्टी की प्लेट में मक्खन से लैस कढ़ाई और तंदूरी नान सजाकर साहब के सामने पेश करता है। लीजिए साहब, बिल्कुल ताज़ी और गर्मा गर्म तंदूरी कढ़ाई तैयार है। खाकर बताइएगा कैसी बनी है। वो शहरी साहब जैसे ही
मक्खन में डूबे हुए नान के साथ कड़ाही का पहला नवाला तोड़कर मुंह में डालते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वाह भाई, क्या जायका है। मैंने शहर के बड़े बड़े होटलों में खाना खाया है, मगर ऐसी चटपटी चिकन कढ़ाई कहीं नहीं खाई। माधु की 15 घंटे की मेहनत आखिरकार रंग ले आई। इन अमीर लोगों ने पेट भर कर खाना खाया और जब पैसे देने की बारी आई तो साहब ने बहुत खुश होकर अपनी जेब से 2000 रुपए का चमकता हुआ नोट निकाला और माधु के हाथ पर थमा दिया। साहब, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। मेरी कढ़ाई तो इतनी महंगी नहीं है और मेरे पास तो इस बड़े नोट के बकिया पैसे देने के लिए इतने छोटे पैसे भी नहीं हैं। मैं कैसे रखूं? रख लो भाई, रख लो। इस आफत की बरसात में जहाँ सब दुकानें बंद थी, तुमने हमें इतना लजीज खाना खिलाया। ये तो उसके सामने एक छोटा सा इनाम है। खुश रहो और अपना काम ऐसे ही ईमानदारी से करते रहो। कार वहां से चली गई। तब माधु ने उस 2000 के नोट को चूमकर अपने सर से लगाया और आसमान की तरफ देखकर सच्चे दिल से खुदा का शुक्र अदा किया। वो जल्दी जल्दी अपनी रेढ़ी को समेटकर अपने घर की तरफ भागा। उसे आज लग रहा था जैसे वो दुनिया का सबसे अमीर और खुशकिस्मत आदमी है। पर मासूम माधु को ये नहीं पता था कि उसी गांव का एक इंतहाई हासिद और लालची आदमी राजेश ये सब एक दरख्त के पीछे छुप कर देख रहा था और उसके दिल में हसद की आग लगी हुई थी। राजेश गांव में एक छोटी सी कुरियाने की दुकान चलाता था, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा और घटिया था। जब उसने देखा कि कल रात माधु ने एक ही बार में शहर वालों से 2000 रुपए कमा लिए, तो उसके पेट में ये बात पिच नहीं पा रही थी। वो सोचने लगा कि अगर ये गरीब रेढ़ी वाला ऐसे ही पैसे कमाने लगा तो कल को ये मेरी बराबरी करने लगेगा। जिसके बाद वो अगले दिन अपनी दुकान पर अपने चीले कुल्लो से कहता है, देख रहे हो कल्लो, कल तक जिस माधु के पास दुकान का नमक खरीदने के पैसे नहीं थे, आज उसके ठाट तो देखो। ये शहर वाले भी पागल और अंधे होते हैं। कहीं भी गंदी रीढ़ी पर रुककर कुछ भी गंद बला खा लेते हैं। हमें अब कुछ ऐसा काला जादू या ऐसी चाल चलनी होगी कि उसकी उस कड़ाही पर गांव का कोई बंदा कदम भी ना रखे। इसका धुंधा चौराहे पर चुपट करना ही होगा। अगली शाम को फिर से आसमान पर हल्की हल्की बूंदाबांदी और बरसात शुरू हो गई। माधु रोज की तरह अपने थैले पर ताजी कड़ाही तैयार कर रहा था कि तभी राजेश अपने 2-3 घंटे साथियों के साथ वहां जानबूझकर पहुंच गया और चौराहे पर खड़े होकर ऊंची ऊंची आवाज में शोर मचाने लगा। अरे छी 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 माधु, ये कैसी गंदी और सड़ी हुई बदबू आ रही है तेरे इस थैले से। तू इस चिकन कड़ाही में मरा हुआ और सड़ा हुआ गोश्त इस्तेमाल कर रहा है क्या? कल रात शहर के भूले भाले मुसाफिरों को तो बेवकूफ बनाकर ठग लिया, और अब क्या पूरे गांव को बीमार करने का इरादा है तेरा? नहीं राजेश भैया, खुदा के लिए ऐसी नैस बात अपने मुंह से मत निकालिए। ये आप कैसी झूठी तोहमत लगा रहे हैं? मेरी बीवी सुमित्रा ने खुद सुबह मंडी जाकर बिल्कुल ताज़ा चिकन और अच्छे मसाले लाकर दिए हैं और मैं अपने थैले पर सफाई का पूरा ध्यान रखता हूँ। आप खुद देख लें। अरे चुप कर, झूठे कहीं के। सबको साफ दुख रहा है कि तू बरसात के इस गंदे और नाली के पानी में नान सेक रहा है। गांव वालों, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर किसी ने भी इस माधु की कलाही खाई तो उसका पेट खराब होना और अस्पताल जाना बिल्कुल पक्का है। कल रात जो शहर वाले इसकी रीढ़ी से खाकर गए थे, सुना है वो सब अस्पताल में दाखिल हैं और उनकी हालत बहुत बिगड़ गई है। राजेश की ये खौफनाक बात सुनकर चौराहे पर जो 1-2 ग्राहक आने वाले थे वो भी डर के मारे पीछे हट गए और ठटक गए। गांव में ऐसी झूठी अफवाह जंगल की आग की तरह फैलती है। माधु रो रो कर अपनी सफाई देता रहा, लेकिन राजेश ने वहां इतना हंगामा खड़ा किया कि लोग डर के मारे उससे दूर होने लगे। माधु का दिल बुरी तरह टूट गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बना किसी कसूर के उसे ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है। अगले 2 घंटे तक माधु अपनी रीढ़ी पर बिल्कुल खाली बैठा रहा। बरसात अब तेज होने लगी थी और राजेश दूर खड़ा ये सब देखकर खबीसों की तरह हंस रहा था। लेकिन तभी अचानक वही चमकती हुई गाड़ी दोबारा चौराहे पर आकर रुकी जो परसों आई थी। गाड़ी का दरवाजा खुला और वही शहर के साहब बाहर निकले, लेकिन आज उनके साथ उनकी बीवी भी आई थी। वो साहब मुस्कुराते हुए सीधे माधु के पास आए। नमस्ते माधु भाई, कैसे हो?
आज हम खास तौर पर तुम्हारी वो लाजवाब चिकन कढ़ाई और तंदूरी नान खाने के लिए इतनी दूर शहर से यहाँ तुम्हारे गांव आए हैं। मेरी बीवी को तुम्हारी कढ़ाई का जायका इतना पसंद आया कि उसने जिद की और आज घर पर खाना ही नहीं बनाया। साहिब, लेकिन यहाँ गांव के लोग तो कह रहे हैं कि परसों रात मेरी कढ़ाई खाकर आप सबकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और आप अस्पताल में हैं। अरे कौन फैला रहा है ये बकवास और सफेद झूठ? हम तो वो कढ़ाई खाकर अगले दिन और ज्यादा तरताजा और एक्टिव महसूस कर रहे हैं। बल्कि भाई, मैंने तो अपने पूरे ऑफिस के बड़े व्हाट्सएप ग्रुप में तुम्हारी रीढ़ी और कढ़ाई की फोटो डाली थी। वो देखो, पीछे एक और बड़ी गाड़ी आ रही है। वो सब मेरे ऑफिस के दोस्त और उनकी फैमिलीज हैं जो तुम्हारे हाथ का स्वाद चखना चाहते हैं। शहर के साहब की ये सच्ची बात सुनते ही दूर खड़े राजेश का चेहरा खौफ और शर्मिंदगी से बिल्कुल पीला पड़ गया, जैसे उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी हों। देखते ही देखते वहां चौराहे पर 3-4 बड़ी गाड़ियां और आकर रुक गईं। माधु ने फौरन फिरती से अपना काम शुरू किया और ताज़ी कढ़ाई चढ़ा दी। देसी मक्खन और ताज़ी कढ़ाई की ऐसी कमाल की महक उठी कि गांव के जो लोग राजेश की झूठी बातों में आकर दूर खड़े थे, वो भी अपनी भूख पर काबू नहीं रख पाए। तभी गांव का एक बुजुर्ग बाबा माधु के पास आया। माधु बेटा, हमें सच्चे दिल से माफ कर देना। हम उस हासिद राजेश की झूठी बातों में आ गए थे। हमारे लिए भी 2 प्लेटें चिकन कढ़ाई और नान लगा दो जल्दी से। उसकी खुशबू ने तो पेट में भूख जगा दी है। उस बरसात की रात माधु का सारा गोश्त और कढ़ाई का सामान मिनटों में बुक गया। राजेश शर्म के मारे मुंह छुपाकर वहां से चुपके से खिसक गया। माधु ने आज सिर्फ अच्छे पैसे ही नहीं कमाए थे, बल्कि राजेश की घटिया साजिश को भी बुरी तरह नाकाम कर दिया था। अब माधु का ये देसी थैला गांव और शहर दोनों जगहों पर बहुत मशहूर होने लगा था। हर शाम उसके थैले पर ग्राहकों की तगड़ी भीड़ जोड़ने लगी थी। उसकी बीवी समित्रा भी अब घर पर मसाले पीसने में माधु की पूरी मदद करती और दोनों मिलकर कढ़ाई का जायका मजीद बेहतर बनाते। लेकिन अब माधु का ख्वाब बड़ा हो गया था। एक रात जब माधु काम खत्म करके अपने कच्चे घर लौटा तो उसने देखा कि समित्रा कच्ची छत से टपकते हुए पानी को रोकने के लिए नीचे जमीन पर पुराने बर्तन रख रही है। उस रात दोनों मियाँ बीवी एक पल भी सो नहीं पाए, क्योंकि उनका बिस्तर पानी से पूरा भीग चुका था। तभी उस अंधेरी रात माधु ने अपने दिल में एक बड़ा फैसला लिया। स्मित्रा, अब बहुत हो गया। आखिर कब तक हम इस टपकती हुई कच्ची छत के नीचे ऐसे जिल्लत की रातें गुजारेंगे? खुदा की मेहरबानी और अपनी मेहनत से अब हमारे पास कुछ अच्छे पैसे जमा हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अब ये खुला थैला और रेहड़ी छोड़कर गांव के चौराहे पर एक पक्की दुकान किराए पर ले लूँ। दुकान? लेकिन दुकान खोलने के लिए तो बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी माधु, और गांव के मेन चौराहे पर इतनी आसानी से दुकान मिलना भी तो बहुत मुश्किल है ना। कोशिश करने में क्या हर्ज है समित्रा? अगर एक बार हमारी पक्की दुकान खुल गई तो तेज बारिश और तूफान में भी हमारा धंधा कभी बंद नहीं होगा और शहर से आने वाले लोग भी आराम से कुर्सी पर बैठकर इज्जत से खा सकेंगे। मैं कल सुबह ही गांव के सरपंच जी से बात करूंगा। अगले ही दिन माधु गांव के सरपंच जी के पास पहुंच गया। सरपंच जी ने माधु की ईमानदारी और मेहनत को अपनी आंखों से देखा था, इसलिए उन्होंने चौराहे के पास ही एक पुरानी पक्की दुकान दिलाने में पूरी मदद की। माधु ने दिन रात एक करके उस दुकान की कमाल सफाई की और उसे एक खूबसूरत देसी कढ़ाई ढाबे का रूप दे दिया। माधु के उस नए ढाबे का नाम रखा गया माधु की असली तंदूरी कढ़ाई। इफ्तिताह के दिन माधु ने पूरे गांव को दावत दी। उसने सोचा वो पुरानी दुश्मनी और बातें भूलकर राजेश को भी बुलाएगा ताकि गांव में भाईचारा बना रहे। जिसके बाद माधु खुद चलकर राजेश की कुरियाने की दुकान पर जाता है। राजेश भाई, आज शाम को चौराहे पर मेरी छोटी सी पक्की दुकान का इफ्तिताह है। आप मेरी खुशी में जरूर आना, मुझे दिल से बहुत खुशी होगी। बड़ा आया पक्की दुकान खोलने वाला। 2 दिन किया शहर की बड़ी गाड़ियों वाले तेरे थैले पर रुक गए। तू अपने आप को इस गांव का राजा समझने लगा। जा भाग यहाँ से, मैं नहीं आने वाला तेरी इस सड़ी हुई और मुनहिस दुकान पर। माधु उदास दिल के साथ वापस अपनी दुकान पर आ गया। शाम को माधु के ढाबे पर खूब रौनक और चहल पहल थी। मुसाफिर, गांव के मासूम लोग और बच्चे सब बड़े चाव से गर्मा गर्म तंदूरी नान और कढ़ाई खा रहे थे। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी।
गांव के कुछ आवारा और नशेई लड़के जिन्हें राजेश ने चुपके से पैसे देकर भेजा था, वो ढाबे के अंदर घुस आए, जोर जोर से शोर मचाने लगे। उनमें से एक लड़के ने जानबूझकर कड़ाही की प्लेट नीचे जमीन पर पटक दी। अबे ये कैसी घटिया कढ़ाई है, इस गोश्त के अंदर तो छोटे छोटे कंकर और पत्थर भरे हुए हैं। तुम लोग क्या हमें ये गंद खिलाकर बीमार करना चाहते हो? बंद करो ये दुकान। माधु ये सुनकर बिल्कुल सुन रह गया। उसे पक्का पता था कि कड़ाही का गोश्त और मसाले उसने खुद साफ करके छाने थे, उसमें कंकर होना बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन वो हंडे लड़के इस बात पर हंगामा करते हुए दुकान की कुर्सियां और सामान बाहर फेंकने लगे, जिसकी वजह से दुकान का पूरा माहौल खराब हो गया। तभी ढाबे के दरवाजे से एक भारी और कड़क रूपदार आवाज आई। रुक जाओ सब के सब, जी क्या बदतमीजी और गंडागर्दी चल रही है यहाँ। सबने मुड़कर देखा तो वो गांव के थाने के नए हेड कांस्टेबल रघुवीर सिंह जी थे। वो बिल्कुल सादे कपड़ों में अपनी पत्नी के साथ वहां माधु की मशहूर कड़ाही खाने आए थे। कांस्टेबल को सामने देखकर राजेश के भेजे हुए वो आवारा लड़के खौफ से बुरी तरह कांपने लगे। रघुवीर सिंह उन लड़कों के पास गए और जमीन से वो कंकर वाली प्लेट ऊपर उठाई और गौर से देखने लगे। तुम लोग कह रहे हो कि इस चिकन कढ़ाई के अंदर कंकर निकले? अरे ये कंकर तो साफ दिख रहा है कि ऊपर से डाले गए हैं, क्योंकि इन सूखे पत्थरों पर कढ़ाई का कोई मसाला या मक्खन लगा हुआ ही नहीं है। सच सच बताओ, वरना थाने ले जाकर ऐसा तैया पांचा करूंगा कि नस्लें याद रखेंगी। तुम्हें यहाँ ये ड्रामा और हंगामा करने के लिए किसने पैसे देकर भेजा है? साहब हमें माफ कर दें, हमें मारना मत। हमें वो चौराहे वाले राजेश भैया ने बोला था कि माधु की नई दुकान को किसी भी कीमत पर जमने नहीं देना। उन्होंने ही हमें दुकान का सामान तोड़ने के लिए पैसे दिए थे। ये सच सुनते ही वहाँ खड़े गांव वालों में थू थू शुरू हो गई। सबको समझ आ गया कि माधु बिल्कुल बेकसूर और ईमानदार है। जिसके बाद रघुवीर सिंह ने उन लड़कों को 2-4 थप्पड़ लगाकर वहां से भगा दिया और मुस्कुराते हुए माधु के पास आए। माधु भाई, बिल्कुल डरो मत। तुम्हारी ये सच्ची ईमानदारी ही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत। आज के बाद इस गांव में तुम्हें कोई माई का लाल परेशान नहीं कर सकता, ये मेरा वादा है। चलो अब हमारे लिए 2 प्लेटें VIP कड़ाही और कड़क तंदूरी नान लगाओ, हमें बहुत भूख लगी है। माधु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने फौरन हिम्मत जताई और दोबारा मुस्कुराकर अपना काम शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से गांव वालों का यकीन माधु पर पहले से 100 गुना ज्यादा बढ़ गया। माधु का ये ढाबा अब दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगा। दूसरी तरफ राजेश के दिल की जलन और हसद कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने अपनी दुकान पर बैठे बैठे सोचा, माधु सिर्फ कड़ाही बेचकर इतना अमीर हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने भी मार्केट का ट्रेंड देखकर अपनी कुरियाने की दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लटका दिया और तभी राजेश ने अपने चीले किलो से अपने घटिया प्लान का जिक्र किया। देख कुलो, ये माधु बड़ा बेवकूफ है। ये रोज मंडी से महंगा ताजी चिकन और देसी मक्खन लाता है, इसलिए उसे ज्यादा कमाई और बचत नहीं होती। हम क्या करेंगे? हम मंडी से सबसे सुस्ती, बासी और मरी हुई मुर्गियों का गोश्त लाएंगे और मक्खन की जगह सबसे सस्ता और घटिया डालडा घी इस्तेमाल करेंगे और जायके की खराबी को छुपाने के लिए उसमें तेज लाल मिर्चें और सस्ता मसाला ठूंस देंगे। किसी के बाप को भी पता नहीं चलेगा और कमाई डबल होगी। राजेश ने कड़ाही का धुंधा शुरू तो कर दिया, लेकिन उसका वाहिद इरादा सिर्फ अंधी कमाई करना था। ग्राहकों की खिदमत या सेहत का ख्याल रखना नहीं था। शुरुआत में गांव के कुछ लोग कम पैसों के लालच में राजेश के पास खाना खाने गए, लेकिन 2 ही दिन में खाने का असर जिस्म पर दिखने लगा। एक दिन गांव का एक आदमी अपना पेट गड़कर राजेश की दुकान पर आया। अरे राजेश, ये तौबा तौबा, क्या जहर खुला दिया तुमने हमें। कल रात मैंने और मेरे बच्चों ने तुम्हारी वो सुस्ती कड़ाही खाई थी, तब से पूरे घर का पेट ऐसा खराब हुआ है कि रात से अस्पताल और डॉक्टर के चक्कर काट काट कर मेरी जेब खाली हो गई है। ये कैसा गंद बेच रहे हो तुम? जो लोग सुस्ते के चक्कर में राजेश के यहाँ कड़ाही खाने गए थे, वो सब शदीद बीमार हो गए। ये मामला बढ़ते बढ़ते गांव की पंचायत तक पहुंच गया। सरपंच जी ने सबका हाल देखकर राजेश पर भारी जुर्माना आयद किया। उसकी दुकान को कुछ दिनों के लिए सरकारी तौर पर सेल करके बंद करवा दिया। राजेश को अपने लालच और बुरे इरादे की बहुत बड़ी सजा मिली थी।
उसकी दुकान भी बंद हो गई और पूरे गांव में उसका नाम थो थो करके बदनाम हो गया। दूसरी तरफ माधु ने अपनी सच्ची मेहनत और सफाई से न सिर्फ गांव वालों का दिल जीता, बल्कि अब दूर दूर के शहरों से बड़े बड़े लोग उसकी तंदूरी कड़ाही का स्वाद चखने खास तौर पर गाड़ियों पर आने लगे थे। लेकिन माधु का दिल आज भी इतना ही साफ और आजिज था जितना पहले दिन रेढ़ी पर था। अब माधु का वो छोटा सा ढाबा ग्राहकों के सामने छोटा पड़ने लगा था। शहर के एक बहुत बड़े नामवर अखबार में माधु की कामयाबी की पूरी कहानी छुपी कि कैसे एक गरीब रेढ़ी वाले ने अपनी सच्ची ईमानदारी के दम पर अपनी किस्मत का पूरा सिक्का बदल डाला। ये बड़ी खबर पढ़कर शहर के एक बहुत अमीर और नामवर बिजनेसमैन खुद चलकर चौराहे पर माधु के पास पहुंचे। माधु भाई, आपके हाथ की उस चिकन कढ़ाई में जो कमाल का जायका है वो मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं चखा। मैं चाहता हूँ कि शहर के मेन नेशनल हाईवे पर हम दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा फैमिली रेस्टोरेंट खोलें। रेस्टोरेंट की इतनी बड़ी जगह और करोड़ों रुपए का पूरा पैसा मेरा होगा और हाथ का ये सच्चा हुनर और मसाला सिर्फ आपका होगा। साहब, मैं तो एक बहुत ही छोटा और जाहिल सा रीढ़ी वाला आदमी हूँ। मुझे तो अंदर से बहुत डर लगता है कि मैं इतने बड़े आलीशान होटल की इतनी बड़ी जिम्मेदारी अकेले संभाल भी पाऊंगा या नहीं। अरे माधो भाई, क्यों नहीं संभाल पाओगे? तुमने तूफानी बारिश, कीचड़ और अंधेरे में अकेले दम पर अपना थैला चलाया है और मार्केट का मुकाबला किया है। ये तो फिर भी एक पक्की छत और एसी के नीचे का सुकून का काम है। खुदा ने तुम्हें ये बड़ा मौका दिया है, अपनी गुर्बत बदलने के लिए उसे हाथ से मत जाने दो। माधु ने बिजनेसमैन की बात मान ली। कुछ ही महीनों मेन हाईवे पर एक आलीशान बड़ा होटल तैयार हो गया जिसका नाम माधु की असली तंदूरी कड़ाही एंड रेस्टोरेंट। अब माधु के नीचे काम करने के लिए 50 शेफ और मुलाजमीन थे, लेकिन उसका उसूल पक्का था। वो आज भी खुद किचन में खड़े होकर कड़ाही का मेन मसालेहा अपने हाथों से तैयार करता था ताकि ग्राहकों के लिए उसका स्वाद कभी ना बदले। उसने अपने गांव में एक बहुत खूबसूरत पक्का संगमरमर का घर बनवा लिया था। एक दिन अपने पुराने गांव के इसी चौराहे से गुजर रहा था तो उसने देखा कि राजेश अपनी बंद दुकान के बाहर बहुत उदास और लाचार बैठा हुआ है। जिस्मानी तौर पर बहुत कमजोर लग रहा था। माधु खुद चलकर राजेश के पास गया। राजेश भाई, राम राम। क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप? माँ, माधु, तुम यहाँ? मुझे सच्चे दिल से माफ कर देना। मैंने माजी में तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया। आज देखो, कुदरत के इंसाफ ने मुझे इसी चौराहे पर भीख मांगने की कटिया पर ला खड़ा किया है। मेरी ये दुकान अब कर्जे की वजह से बकने वाली है और मेरे पास बच्चों को खिलाने के लिए कोई काम नहीं है। मैं बर्बाद हो गया हूँ। राजेश भाई, पुरानी बुराइयों और बातों को भूल जाइए। इंसान तो बस गलती का एक पतला है। मुझे आपसे दिल में कोई गला या शिकायत नहीं है। अगर आप चाहें तो हाईवे पर मेरे नए फैमिली रेस्टोरेंट में स्टोर मैनेजर का बड़ा काम संभाल सकते हैं। मुझे वहाँ किसी अपने और भरोसेमंद गांव के आदमी की बहुत जरूरत है। तुम सच में एक महान इंसान हो माधु। मैंने तुम्हें हमेशा जमीन पर गिराना चाहा और तुम मिट्टी से उठकर आज मुझे जीने का सहारा दे रहे हो। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर वादा करता हूँ कि अब जिंदगी में कभी लालच या हसद नहीं करूँगा और पूरी ईमानदारी से तुम्हारे पास काम करूँगा। माधु ने आगे बढ़कर राजेश को गले से लगा लिया। चौराहे पर खड़े गांव वाले ये कमाल का मंजर देखकर दंग रह गए कि कैसे एक गरीब कड़ाही वाले ने न सिर्फ अपनी काली गुर्बत को हराया बल्कि अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी अपनी अच्छाई और अखलाक से जीतकर अपना गुलाम बना लिया। माधु की ये सच्ची कहानी हमें सिखाती है कि बाहर बरसात और बारिश चाहे कितनी ही तेज और तूफानी क्यों ना हो, अगर इंसान के अंदर के इरादे पक्के और नीयत साफ हो तो कामयाबी का सूरज बादलों को चीरकर एक दिन जरूर निकलता है।